Hello everyone, welcome back to my channel, Dr. Khalis and Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician, and I am currently working at Cardiac Center. आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही important topic के regarding जो कि हाइपरटेंसी इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। हाइपरटेंसी इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अगर आप एज अ डॉक्टर वर्किंग कर रहे हो तो आपको ये केस बहुत देखने को मिलेगा और आजकल ये केसेस बहुत आ रहे हैं ओपीडीज में, आईसीयू में, सीसीयू में। ओपीडीज में तो खैर नहीं, आजकल ये केसेस बहुत आ रहे हैं आईसीयू में, इमरजेंसी में, सीसीयू में देखने को बहुत मिल रहा है। ठीक है, एक हाइपरटेंशन होता है, एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअल में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफ लाइन देंगे, है ना। तो इस चीज के बारे में वन बाय वन डील करेंगे। तो जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज चैनल को एक बार एटलीस्ट जरूर विजिट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत काम की चीजें मिलेगी डेली लाइफ से रिलेटेड, और आपको डिजीज एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने अपलोड की हुई है, तो आपको यहाँ से हेल्पफुल मिलेगा। उसके बाद जो भी आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एज अ प्रैक्टिशनर है, एज अ डॉक्टर है, एज अ जो डॉक्टर हैं अभी, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है, इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ को देखें और उस चीज़ को एक समझे, कंक्लूजन पे जाएं और उस चीज़ के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट ऑफलाइन चूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ पेशेंट ये चीज़ नहीं है उतनी, ये घर ओपीडी और होम लेवल पे ये चीज़ें नहीं है। ये आईसीयू और इमरजेंसी और सीसीयू बेसिस पे ये चीज़ें को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, करना होता है। ठीक है ना, ओपीडीज में मुश्किल होगा, घर पे कर पाना मुश्किल होगा, तो आप लोग जो है ये बेसिकली सीसीयू आईसीयू इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हम बात करते हैं, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आईसीयू में हो, सीसीयू में हो, इमरजेंसी में हो, सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम है। मिस्टर शर्मा जो है वो आपके आईसीयू में आते हैं बीपी 190/110 का लेके। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा आपके आईसीयू में आए, उनका बीपी 190/110 काफी बढ़ा हुआ है। बीपी सुबह सुबह उन्होंने अपना बीपी मेजर किया, थोड़ा सा उनको घबराहट सी लगी, लगता है उनको कि बीपी बढ़ा हुआ है। उन्होंने मेजर करके देखा, मशीन थी घर पे, 190/110 आया। भागे भागे आईसीयू में आए, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हुई हुई कि नहीं हुई, है ना, इस चीज को देखना है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात हम करते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी डिफाइन होती है कि जब एविडेंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हो अलोंग विद रेज्ड ब्लड प्रेशर। सिर्फ बीपी का बढ़ा होना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ बीपी का बढ़ा होना हाइपरटेंशन है। उनको सिर्फ घबराहट थी, लग रहा था कि बीपी बढ़ा है, दिस इज नॉट इमरजेंसी। एविडेंस हो कि एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा हो अलोंग विद रेज्ड बीपी, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलेंगे। सिर्फ बीपी का बढ़ा होना हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब आते हैं एक्चुअल में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होती है, ठीक, कैसे डिफाइन होगी। जब साथ में और भी चीजें हो, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं थंडर क्लैप हेडेक हो, है ना। थंडर क्लैप हेडेक का मतलब सब एक नाइट हेमरेज हो रहा हो, राइपिंग चेस्ट पेन हो रहा हो, फ्रॉम फ्रंट टू बैक की तरफ जा रहा हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही हो, पिंक फ्रोथी स्पुटम आ रहे हो, सडन विजन लॉस हो रहा हो, बीपी रियली हाई हो एकदम, एंड इट्स किलिंग द ऑर्गन्स, 180/120 टारगेट ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन हो रहे हो। यानी बीपी तो बढ़ा ही हुआ है, वो बढ़ा हुआ बीपी जब ऑर्गन को किल कर रहा है, दैट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये अब आईसीयू सेटअप में पे भी हो सकती है या जीपी में भी हो सकती है। जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिस में भी हो सकती है, हमको मिल सकती है। बुक कैसे डिफाइन करती है, बीपी 180/120 है एटलीस्ट, मतलब सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है 180 से ऊपर, डायस्टोलिक 120 से बढ़ा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक चीज और टारगेट ऑर्गन का डिसफंक्शन है, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज ये हो तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। खाली घबराहट या पाल्पिटेशन इज नॉट इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बाय डेफिनेशन इज दिस, जो अभी हमने बताया ये चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। बुक ये लिखती है बीपी तो एकदम हाई होना चाहिए, 180 सिस्टोलिक से ऊपर हो और 120 डायस्टोलिक से ऊपर हो, टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन हो, तो उसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मानेंगे। अब आते हैं टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स
कह लो या कॉजेस कह लो, किन किन केसेस में मिलती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तो उसको हम देखते हैं। एक तो कॉज होते हैं इसकी न्यूरोलॉजिकल कॉज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल्स में भी समझेंगे, पहले नेम देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल में आते हैं, न्यूरोलॉजिकल में देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के साथ बीपी का बढ़ा हुआ आना, ठीक है। स्ट्रोक में भी बढ़ा हुआ बीपी लेकर आते हैं पेशेंट, ब्लीड में भी बढ़ा हुआ बीपी लेके आते हैं पेशेंट। एक और चीज होती है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, ये पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड होता है बीपी के बढ़ने की वजह से, देन इट इज हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद हम वस्कुलर कॉज को देखते हैं। वस्कुलर कॉज में होता है आपका एओर्टिक डिसेक्शन, है ना, एओर्टिक डिसेक्ट हो गई हो, एओर्टा डिसेक्शन का बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, ईसीजी में चेंजेस होते हैं, बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, दिस कैन प्रेजेंट विद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। ये एओर्टिक डिसेक्शन में आता है वस्कुलर कॉजेज में। अब अदर कॉजेज को और देखते हैं। कार्डियक में आ गया, कार्डियक में ये हो गया एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और क्या कॉज हो सकते हैं, पेशेंट को एमआई हुआ हो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट कम विद वेरी हाई बीपी, वो बहुत हाई बीपी के साथ आएगा। और क्या हो सकता है, अब उसके आगे देखते हैं, रेस्पिरेटरी कॉजेज हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी कॉजेज में देखते हैं, एक्चुअल रेस्पिरेटरी नहीं है, रेस्पिरेटरी कॉजेज में एक्चुअल रेस्पिरेटरी नहीं है, लेकिन पल्मोनरी एडिमा, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ, साथ में उसका लीक कर गई हो, बीपी 210/110 है और पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में हो, दैट कुड बी अगेन प्रेजेंटिंग विद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिलता है। देन रीनल कॉजेज की हम बात करेंगे, तो रीनल कॉजेज में क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट दे प्रेजेंट विद हाई बीपी, और बहुत सारे कॉजेज हैं, टॉक अबाउट देम। जैसे अदर कॉजेज की बात हो रही है तो रेटिनल हेमरेज हो सकते हैं, प्री इक्लेम्सिया हो सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकते हैं, जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह का पेशेंट कोई अपने पास आएगा, अगर स्टेबल होगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बल्कि उनको भी पहले हम तो चाहेंगे उसका पहले बीपी मैनेज किया जाए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ऑर्डर करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सीबीसी कराएंगे, सीबीसी करा सकते हैं, बेसिक केमिस्ट्री करा सकते हैं ताकि रीनल फेलियर के चांसेस खोजे जा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, ट्रोपी करा सकते हैं, सीकेएमबी करा लो, कहीं एमआई तो नहीं है। उसका यूरिनरी एग्जामिनेशन कराएंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोटीनूरिया और हेमेटूरिया तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा ढूंढने के लिए बेड साइड अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, देखने के लिए कि कहीं एलवीएफ में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, है ना, ये सारी चीज कराएंगे। इसके अलावा कहीं न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट है तो सीटी या एमआरआई कराएंगे अकॉर्डिंगली, ये देखने के लिए कि पेशेंट को क्या कॉज है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कम सेकेंडरी, फर्स्ट टारगेट इज टू लोअर द बीपी एंड कितना लोअर द बीपी, हमारा इन्वेस्टिगेशन कम सेकेंडरी, फर्स्ट टारगेट इज टू लोअर द बीपी एंड कितना लोअर द बीपी, हमारा गोल है कि बीपी कम करना, लेकिन बहुत फास्ट कम नहीं करना, इसको हमें ध्यान में रखना है। हम बीपी को स्लोली कम करेंगे, कितना स्लोली, 20 से 25% इन 1 आवर में, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक। यानी बीपी अगर पेशेंट 200 का बीपी लेकर आया है तो 20% होता है 40, हम घंटे भर में चाहेंगे उसका बीपी 1 घंटे में स्लोली 160 पे आ जाए। ऐसा नहीं कि 200 का लेकर आया था, एनटीजी लगा दिया, अब 100 का बीपी ना, 100 का बीपी आ गया ना, स्लोली डिक्रीज इट टू 160, 20% इन फर्स्ट आवर, इस चीज का हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन सा प्रेशर हमें कम करना है, तो सिस्टोलिक प्रेशर हमको मेनली लोअर करना है, ठीक है ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्यों लोअर करना है, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क हमेशा जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेशर है उससे आर्टरी या वेन फटेगी। डायस्टोलिक प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है जब कोरोनरी सर्कुलेशन की बात होती है। मीन बीपी इंपॉर्टेंट है जब टारगेट ऑर्गन जहां ब्लीडिंग के रिस्क है, चाहे एओर्टिक डिसेक्शन हो चाहे ब्रेन ब्लीड हो, सिस्टोलिक प्रेशर इज द थिंग। आर्टेरियल लाइन डालते हैं और नीडेड है तो सेंट्रल लाइन भी डाल सकते हो। अब आते हैं फर्स्ट चॉइस जो होता है वो ड्रग का क्या होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स टू लोअर द बीपी इज आइडियली बाय द बुक क्या लिखती है, निकार्डिपिन, ठीक है ना, निकार्डिपिन को आइडियल चॉइस मानती है। निकार्डिपिन स्टार्ट कर सकते हो 3 mg पर आवर के हिसाब से, यहाँ पे लिखा गया 2.5 से 5, ये 2.5 से 3 mg, ये 5 को 3 करना है, इसको ध्यान में रखना है। 2.5 से 3 mg पर आवर के हिसाब से हमें इसको स्टार्ट कर सकते हैं। निकार्डिपिन को टाइट्रेट करो और मैक्सिमम 15 mg तक जाना, अगर बीपी के अकॉर्डिंग, 15 से ज्यादा नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा आइडिया जो अपने छोटे से हॉस्पिटल की बात करें तो निफिडिफिन पड़ी होती है, निफिडिफिन अब पड़ा होता है, ठीक है ना। निफिडिफिन का कैप्सूल एक तोड़ेंगे, दूसरा जो निफिडिफिन का कैप्सूल तोड़ेंगे, कैप्सूल उसको खिला देंगे। जी का एक निफिडिफिन का कैप्सूल आता है, लेंगे उसको
तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद सबलिंगुअल डाल देंगे, वो भी अच्छा काम करता है। मतलब 10 mg का टैबलेट डिपिन का जुबान के नीचे डाल देंगे बीपी कम करने के लिए। उसके बाद टैबलेट निकार्डिपिन इज ऑब्वियसली अच्छा है, नहीं है तो टैबलेट डिपिन 10 mg का इमरजेंसी में दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं, देन वी कैन चूज एज पर द पेशेंट प्रोफाइल एंड एसोसिएटेड कॉज। मतलब हम जो है पेशेंट के प्रोफाइल को देखते हुए, उसके एसोसिएटेड कॉज को देखते हुए हम अदर मेडिसिन को हम चूज करेंगे। तो दूसरा जो है कॉज है, उसके हिसाब से और भी दवाइयां ऐड होगी। जैसे अगर आपका पेशेंट जो है, अब हम चॉइस ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, आपका पेशेंट एओर्टिक डिसेक्शन का हो तो एओर्टिक डिसेक्शन में आपका टारगेट है 120/60, मतलब 120, मतलब 120 से ऊपर बीपी हो नहीं जाना चाहिए और 60 से ऊपर हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एओर्टिक डिसेक्शन के पेशेंट के लिए दोनों चीजें उतनी ही खराब है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीपी 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और हार्ट रेट 160 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसमें हार्ट रेट भी घटाएंगे, बीपी भी घटाएंगे, तो पहली चॉइस आपकी होगी बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एओर्टिक डिसेक्शन की बात आ गई, तो रिड्यूस करना है बीपी एंड हार्ट रेट। अब कितना करना है वो मैंने बता दिया। अब इसमें हम कौन सा मेडिसिन लेंगे, तो बीटा ब्लॉकर्स लेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में आपको देना चाहिए इस्मोलोल, मेनली इस्मोलोल की बात करते हैं, नहीं तो मेटाप्रोलोल, मेटाप्रोलोल। ठीक है, ये दोनों में हम देख सकते हैं। लेवेटालोल भी दे सकते थे, लेकिन लेवेटालोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल है, काफी टाइम तक रहता है। बहुत बीपी गिर गया तो संभालते नहीं बनेंगे, है ना, इसीलिए लेवेटालोल को एओर्टिक डिसेक्शन में थोड़ा अवॉइड की जाती है। दूसरी दिक्कत है कि लेवेटालोल में बीटा ब्लॉकर की प्रॉपर्टी ज्यादा है वजह अल्फा ब्लॉकर से, तो हार्ट रेट तो खूब कम हो जाएगा लेवेटालोल से, लेकिन बीपी उतना कम नहीं होगा जितना हमको नीड है। ठीक है, तो निकार्डिपिन ऐड कर सकते हैं एओर्टिक डिसेक्शन के पेशेंट में। बीपी का टारगेट 120 से कम, लेकिन साथ में हार्ट रेट भी 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। अगर आपका पेशेंट कोरोनरी का है, एमआई लेकर आया है, उसका बीपी कम करना है, तो एनटीजी दे सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है एनटीजी की, आपने दिया 2 मिनट में बीपी कम, और 2 मिनट के बाद अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बीपी कम हो रहा है तो एनटीजी को स्टॉप कर देंगे, उसका इफेक्ट चला जाएगा। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अगर पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है, ऐसे में एनटीजी बड़ी काम की चीज है। इवन बाईपैप लगाने से भी ओवरऑल पेशेंट का पिक्चर इंप्रूव होता है। ठीक है, उसके बाद रीनल पेशेंट में देखते हैं। रीनल पेशेंट में एक अनकॉमन दवाइयां हैं, फिनाइलडोपान। मिलती आसानी से नहीं है, पर बुक रिकमेंडेड करती है कि फिनाइलडोपान शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, बट नहीं है तो निकार्डिपिन, निफिडिपिन के तरफ हम जा सकते हैं, इसके तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रिएक्लेम्सिया में मैग्नीशियम देते हैं, तो ये एक दूसरी चीज हो गई। यहाँ जिस हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं वो ओपीडी का हाइपरटेंशन नहीं है कि पेशेंट हमारे पास रेगुलर ओपीडी में आते हैं, उसका बीपी बढ़ा रहता है, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, ये नॉर्मल ओपीडी की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये नॉर्मल हाइपरटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं फोर कैटेगरीज ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम्स विद हाइपरटेंशन, यानी 4 कैटेगरीज ऐसी है न्यूरो प्रॉब्लम के साथ हाइपरटेंशन आया पेशेंट लेके। तो क्या सब, अरेकनॉइड हेमरेज हो गया, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी हो गई, इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड हो गया, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वन बाय वन चीज को देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो हाइपरटेंशन आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट आया, उसको या तो हेमरेज हो रहा है या स्ट्रोक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अब कुछ लोग कहते हैं बीपी कम करो, लेकिन 140 से कम मत करना, 100 से कम, 100 से कम मत करना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है जो कि हमने आपको न्यूरोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम के ऊपर हमने अभी बताया। अब वन बाय वन इस चीज को देखते हैं। ठीक है, हर एक में हमारे बीपी के गोल्स क्या रहेंगे, ये जो 4 कैटेगरी है, इस चारों में बीपी के गोल्स क्या रहेंगे और चॉइस ऑफ ड्रग क्या रहेगी, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं सब अरेकनॉइड हेमरेज। सब अरेकनॉइड हेमरेज क्या होता है, ब्रेन में ब्लीड हुआ, आप चाहोगे कि बीपी तुरंत कम किया जाए, पेशेंट को मान लीजिए 210/110 का बीपी है, सब अरेकनॉइड हेमरेज है, और ऐसे में आप चाहोगे कि इसका बीपी 140 से कम किया जाए और क्विकली कम किया जाए, क्योंकि अगर री रप्चर हो गई तो मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे पेशेंट के, इसका भी ख्याल रखना है। तो निकार्डिपिन अगेन हमारी फर्स्ट चॉइस है, इन्फ्यूजन बनाएंगे, लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो निफिडिफिन देंगे, अगर निकार्डिपिन नहीं मिलेगा तो निफिडिफिन दे सकते हैं। दूसरी चॉइस हमारी लेवेटालोल है। फिर नाइट्रोप्रोसाइड और एनटीजी जैसी चीज अरेकनॉइड हेमरेज में नहीं देंगे, ये बहुत चीज को याद रखना है। नाइट्रोप्रोसाइड और एनटीजी जैसी चीज को हम अवॉइड करते हैं अरेकनॉइड हेमरेज में। ठीक है,
अब आते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में TBI लिखा हुआ है। पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, सर में चोट लगी, सब ड्यूरल हेमरेज हो गया या कुछ भी हुआ, आपके पास आया, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, 70 साल के बाबा हैं, गिर गए थे, वारफरीन खा रहे थे, सब ड्यूरल हेमेटोमा लेकर आए हैं, क्या करेंगे? 210/110 का बीपी है ना, 210/110 का बीपी। अब यहाँ पे हमारा गोल क्या होगा? गोल इज टू कीप सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अप टू 50 to 60, है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसमें आपका टारगेट है एकदम से बीपी घटाना नहीं है, इसमें एकदम से बीपी को कम नहीं करना है। यहाँ आप चाहोगे कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, कम से कम 50 से 60 रहे। अब सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? तो मीन आर्टेरियल प्रेशर, उसमें माइनस करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो ये दोनों से निकलता है क्या? CPP, ठीक है ना। तो यहाँ पे CPP हम क्या देखेंगे कि अप होना चाहिए, अप होना चाहिए मतलब 50 से 60 होना चाहिए। तो CPP बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप चाहोगे कि ओवरऑल बीपी कम हो, जो हो, लेकिन बहुत कम नहीं हो जाए। क्योंकि ब्लीड के कारण आर्टरी चाह रही है ओपन रह जाए, ब्लीड के कारण आर्टरी डैमेज हो रहा है, उससे अगर आपने हाइपोटेंशन करके इस्केमिया और कर दिया तो स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी में आपको बीपी कम करना है, लेकिन बड़ी मेडिसिन लेने के बजाय थोड़ा सा फेंटालिन दे सकते हो। वैसे भी पेशेंट पेन में है, पेन के कारण बहुत सारा बीपी बढ़ा हुआ है, फेंटानिल या इस तरह का कोई चीज देकर आप उसका बीपी कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फेंटानिल हमने दे सकते हैं। डोंट डिक्रीज टू फार टू फास्ट, इसको एकदम ध्यान रखना है। बीपी को टू फार टू फास्ट जो एकदम डिक्रीज नहीं करना है, फिर भी बहुत तेज और बहुत ज्यादा बीपी नहीं गिराना। सब अरेक्नाइड हेमरेज में चाहते हैं कि क्विकली कम कर दें, बट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी में स्लोली फेंटानिल देकर या एनाल्जेसिक्स देकर उसका बीपी कम करेंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या कम करेंगे, कैसे कम करना है, तो वो चीज देखते हैं। यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? 100 से ज्यादा रखना है, बुक कहती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 100 तो मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे भी कम है तो बीपी, फिर अगर 100 से कम कर दिया तो बीपी जो है बढ़ाना पड़ेगा रेदर देन और कम करना। अगर किसी का 80/50 है तो हम थोड़ा सा फ्लूइड देना चाहेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट को, कि उसका इस्केमिया ना हो जाए, साथ में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी अगर बहुत कम हो गया तो बीपी को इंक्रीज करना है। बीपी को कितना रखना है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा होना चाहिए। क्या दे देंगे? फेंटानिल दे देंगे, पेन कम होगा, इससे बीपी मेंटेन रहेगा। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नॉर्मल CT है, GCS जो है 6 है पेशेंट का। अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी है, सब ड्यूरल हेमेटोमा नहीं है या किसी तरह का कोई ब्लीड नहीं है, ठीक है, CT जो है वो नॉर्मल है, बट पेशेंट अनकॉन्शियस है, GCS 6 है। बीपी उसका कितना है? 210/110 है। डिफ्यूज एनर्जियल इंजुरी हो सकता है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम ट्रीट करेंगे पहले पेन को, फेंटानिल वगैरह देंगे, ब्रिंग बीपी टू लेस देन 180 बट नॉट टू डाउन, लेकिन एकदम से हम नीचे नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना, 180 से लेकर एकदम से कम नहीं करना है। उसके बाद हम एनाल्जेसिया देंगे, फेंटालिन देंगे कि बीपी जो है 20 से 30% कम हो। लिटिल अमाउंट में हम लेवेटालोल जो है दे सकते हैं, बट अगेन वी डोंट वांट टू गो टू फार, गो टू फास्ट, ठीक है ना, नहीं करना है। अगर GCS 6 है तो पेशेंट जो है मोस्टली इंटूबेट हो जाएगा। इंटूबेशन के कारण भी बीपी बढ़ता है तो थोड़ा सा सेडेशन एनाल्जेसिया अच्छे से देना है कि बीपी कंट्रोल रहे, बट अगेन टारगेट हमारा क्या होना है? 120, 130, 140। डोंट वांट टू गो 90/50, है ना, इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। यहाँ हम सबरेक्नाइड नहीं कर रहे हैं, सब ड्यूरल नहीं कर रहे हैं, ब्रेन ब्लीड है, बेसल गैंग्लिया ब्लीड है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया स्ट्रोक टाइप का पिक्चर लेकर, 60 साल का है, 60 साल की आंटी है, एंटीप्लेटलेट्स खाती हैं, 190 110 का बीपी है। तो 60 साल ओल्ड वुमेन ऑन एंटीप्लेटलेट, 190 110 का बीपी है, बेसल गैंग्लिया ब्लीड हो रही है, सीवियर हेडेक है। अब आप चाहोगे उसका बीपी क्विकली कम करना तो गोल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? सब एरेक्नाइड हेमरेज तुरंत कम। अब थोड़ा सा समझ लेते, सब एरेक्नाइड हेमरेज है, तुरंत कम करेंगे बीपी। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, तुरंत कम करेंगे बीपी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी है, बीपी को स्लोली कम करना है, ठीक है। गोल हमारा रहेगा लेस देन 180 से 140, ठीक है ना। उसका फिर कितना नीचे लाना है? उसको 180 से नीचे रखना है या 180 से ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। अब क्या क्या गोल आर टू की बीपी लेस देन 180 120। अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, मान लीजिए कि वो 210 के बीपी पे रहता है, तो उसको बीपी हम 180 से नीचे रखेंगे। अगर कोई पेशेंट आपका कंपेरेटिवली हेल्दी पर्सन है, जिसका नॉर्मल बीपी भी कभी 170 180 से ऊपर नहीं आया, ऐसे पेशेंट का बीपी हम 140 से नीचे लाएंगे। सो कीप देम वेयर ही लाइफ,
जहाँ पे हम अगर वो 220 वाले हैं तो 180 पे रखेंगे, 170 के रेंज में रेंज वाले हैं तो 140 टारगेट रखेंगे, बट स्टिल क्विकली ब्रिंग डाउन बट नॉट ब्रिंग इट टू डाउन फास्ट, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन वेयर ही लाइव्स, ठीक है ना, 120 है या 170 है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। निकार्डिपिन देंगे, इन्फ्यूजन यहाँ पे बना लेंगे, नहीं है तो लेवेटालोल भी दे सकते हैं। निकार्डिपिन हमारी जो वही फर्स्ट चॉइस है, लेवेटालोल है, कुछ नहीं है तो नीफिडिपिन दे सकते हैं। एनटीजी इज नेवर गुड चॉइस टू रिड्यूस बीपी, यहाँ पे याद रखना, इंट्रासेल्युलर हेमरेज में हम नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ब्लीड हमारा क्या स्मॉल है देन टू यू नीड टू डिक्रीज द बीपी, अगर ब्लीड छोटा सा है तब भी बीपी कम करना है, क्योंकि वो छोटी सी ब्लीड एक्सपेंड होती है हाइपरटेंशन के साथ, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में, इसमें बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बाबा 65 साल के हैं, उनको हेमिप्लेजिया है, उसका बीपी जो है अगेन 210/110 का है, ठीक है, 60 साल के मेल है, ये हिस्ट्री बता रहे हैं। यहाँ आपको टारगेट, यहाँ आपके टारगेट है, यहाँ आपका टारगेट है बीपी हायर साइड रखना, ठीक है ना। अब हायर बीपी यहाँ पे बेटर है, बेटर आउटकम देगा। हायर बीपी हायर साइड मतलब 210/110 नहीं रखना, पर एटलीस्ट 140/50 का रखना है। क्यों? क्योंकि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक क्यों हुआ, क्योंकि एक छोटी सी आर्टरी थी जो ब्लॉक हो गई, और ब्लॉक होने के बाद होने के कारण आगे ब्लीड जाना बंद हो गया। तो इन्फ्रैक्ट के दो ही जोन होते हैं, है ना, इन्फ्रैक्ट के दो ही जोन होते हैं, एक बाहर की जोन होती है जो जिसको हम पेनिम्ब्रा होती है, वो पेनिम्ब्रा जोन परफ्यूज हो रही है कोलेटरल से, आपको उसको परफ्यूज होने देने के लिए एक परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। परफ्यूजन प्रेशर, परफ्यूजन और पेनिम्ब्रा वाया कोलेटरल सर्कुलेशन, इस चीज को हमें देखना है, ठीक है ना। बीपी को यहाँ डिक्रीज करना है फ्रॉम 210 से, बट डोंट ब्रिंग डाउन टू मच, नहीं लाना है। तो बीपी 210 से डिक्रीज करेंगे, 140 के आसपास रखेंगे। अब उसके बाद अब एक समरी के फॉर्म में हम बात करेंगे। समरी यहाँ पे यही है, एक बार इसको जल्दी से समराइज करते हैं। सब रेकनाइड एवरेज मतलब बीपी 140 तक लाना है, क्विकली लाना है, निकार्डिपिन या लेवेटालोल देकर। ट्रॉमेटिक की बात करेंगे, बीपी 100 से 110 ऊपर रखना है। ट्रॉमेटिक है 100 से 110 के ऊपर रखना है, अगेन 120 130 रख सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी है विदाउट हेमरेज है, हेमरेज तो एज हाई टू कीप परफ्यूजन, यूज फेंटानिल फर्स्ट हम यूज करेंगे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी विदाउट हेमरेज इतना हाई रखना है कि परफ्यूजन मेंटेन होता रहे। लेवेटालोल और बड़ी बड़ी चीजें देने के बजाय पहले फेंटालिन से कम करेंगे। उसके बाद इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है, क्विकली निकार्डिपिन देंगे, लेवेटालोल देंगे, बीपी को हम कम करेंगे। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है, क्विकली नीचे लाएंगे, लेवेटालोल देकर लाएंगे। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 180 के नीचे लाएंगे, कम हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 140 के नीचे लाएंगे। अब आते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में 180 से ऊपर बीपी बट नॉट हायर साइड नहीं रखना है, ठीक है ना। उसके बाद एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में 180 से कम करना है, लेकिन फिर भी हायर साइड हमको रखना है। ये समरी के फॉर्म में थी। अब हमने जो बोला था शुरू में कि एक मिस्टर शर्मा आए थे 190 से 110 का बीपी लेके, तो उसके साथ हमें क्या करना है। तो इन केस ऑफ मिस्टर शर्मा इट इज हाइपरटेंशन बट नॉट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बिकॉज ही लुक्स वेल एंड फील वेल। इसका काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, इसको मैनेज करना है हमें स्लोली ओवर द डेज ऑन ओपीडी बेसिस। मिस्टर शर्मा का बीपी जो 190/110 का बीपी लेकर आए थे, पर उनको घबराहट थी, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं था, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे आगे के लिए। पर उनका बीपी हमें सडनली नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। उनका बीपी हमें ऐसा नहीं है कि हम हाल में उनको स्ट्रोक होने वाला है, उनको हमें ओपीडी लेवल पे हमें मैनेज करना है, की दवाइयाँ एडजस्ट करनी है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है बट ही इज नॉट इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, उसे आपको ओपीडी बेसिस पे मैनेज करना है, उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को एडजस्ट करना है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 डेज फिर से कॉल करना है। घर में रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करवानी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, काउंसलिंग करनी है कि रात की नींद पूरी हो रही है या हो रही है कि नहीं, नहीं तो एक नींद की दवा ऐड कर दो। हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं है। स्लोली हम ओपीडीज के बेसिस पे हम इनको मैनेज करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के बारे में। आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नीडी पर्सन है उसको पहुंचाइए। और आफ्टर ऑल इसके बाद आप जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन जो एमडी उनसे। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।